नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन सोयाबीन और कपास का पहला और दूसरा महत्वपूर्ण छिड़काव इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी कि कौन से कीड़ का प्रकोप है तो उसके लिए किस तरीके से आपको छिड़काव करना है, कितने दिन में छिड़काव करना चाहिए ताकि वो कीड़ का प्रकोप कम हो जाए। इसके बारे में इसमें आपको कुछ बताऊंगा, वो थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए और उस हिसाब से आप छिड़काव का प्रबंधन कर लीजिए। पहली बात करेंगे अपन सोयाबीन के बारे में। इसमें अपन आज 4 जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। पहला सोयाबीन, कपास, तूर और मकई। अभी अपन सोयाबीन के बारे में जानकारी लेंगे। सोयाबीन पीला पड़ने का कारण क्या है? इस साल सोयाबीन बहुत सारी जगह पे पीला पड़ा है, बहुत सारी जगह पे, और शुरुआत से पीला पड़ा है। उसका जो कारण है, जमीन में कम नमी, कई जगह अधिक नमी, उल्टा हो गया। देख लीजिए आप, कहाँ पे तो कुछ नमी भी नहीं है, लोगों ने लगाया, कुछ तो भी आ गया पीला पड़ गया। जहाँ पे ज़्यादा नमी हो गई वहाँ पे भी पीला पड़ गया है। स्टेम फ्लाई आ गए, तना मक्खी सबसे पहले आ गई, बाद में चारकोल रॉट, खरपतवार नाशक का झटका, येलो मोजैक और चुनेदार जमीन, जो जमीन के अंदर चुनखड़ी का ज़्यादा ये रहता है, ज़्यादा पैमाने पे चुनखड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी इसका ये पीला पड़ने का कारण होता है। अभी इस साल क्या हो गया, खरपतवार नाशक में तो बहुत सारे किसानों ने, कुछ दुकानदारों ने, कुछ कंपनी ने जो आया वो दिया, 1 में 2 डालो, 2 में 3 डालो और ऐसा ये करे। और उसके अंदर कोई भी उसका जो झटका जो बैठता है उसको शॉक बैठने के लिए कुछ एक टॉनिक या कोई एमिनो या कोई फुलविक, कोई सिविक डेस्ट्रैक ये डालना पड़ता है। वो डाला नहीं गया और तणनाशक का उसको झटका बैठ गया है। कॉलर रॉट है, ये जैसा सोयाबीन उग के आ गया, उपज उसका आ गया, वो ऐसा हो गया, इमीडिएट कॉलर रॉट का उसके ऊपर प्रकोप दिखाई पड़ा। अब ये ऐसा होने के कारण पत्तियों के ऊपर इसका असर ऐसा पड़ता है। उसके लिए क्या करना है आपको, पिक्सल लो या रोको लो या कोई भी अच्छे से अंतर्प्रभावी बुरशीनाशक जो आते हैं वो ले सकते हो आप, जो आपके मार्केट में उपलब्ध होगी। ये यदि आप इसका बराबर छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करते टाइम में आपको वो छिड़काव जो है आपका, वो जो ये जो स्टेम होता है, इसका जो खोड होता है, इसके ऊपर से यदि आता है तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल सकता है। चारकोल रॉट इसके अंदर आना नहीं चाहिए, पर इस साल का जो मौसम है, ये मौसम में हम आज आपको कुछ भी नहीं बता सकते। कोई भी क्रॉप यदि सही ढंग से आ गया तो अच्छी तरह से आएगा, नहीं तो बहुत सारे कठिनाइयाँ का आपको सामना करना पड़ेगा। चारकोल रॉट का भी संभव इस साल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे तना मक्खी और गर्डल बिटल ये दोनों का बहुत बड़े पैमाने में प्रकोप सोयाबीन के ऊपर हुआ है। तो आप चारकोल रॉट के लिए क्या करना चाहिए, आपको यदि रासायनिक नियंत्रण करना है तो क्रिप्टॉक्स, रेडोमिल गोल्ड 50 ग्राम प्रति पंप, या तो कैप्रियोटॉप मिलेगा आपको, एलियट मिलेगा, और यदि आप जाओगे तो एक अवतार करके प्रोडक्ट है वो मिलेगा, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिबंधात्मक आना ही नहीं चाहिए और सोयाबीन आपका अच्छे स्टेज में है तो आप प्रतिबंधात्मक पहले से ही शुरू कर देने का, तो आप जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या तो बूस्टर का ट्राइकोबूस्ट डीएक्स आधा किलो रेत में या बारीक मिट्टी में या गोबर खाद में मिलाओ और पूरे खेत में उसको फेंक दो। नमी जरूरी होती है, थोड़ी भी नमी रही तो भी ये काम करना चालू होता है। बजट यदि आपके पास में होगा तो आप इसके अंदर एनपीके बूस्ट, नत्रस पूरक पालाश की जो जैविक खाद है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग करने से फायदा क्या होगा, जो आपने जो उर्वरक दिया हुआ है वो पूरा मिलेगा और जमीन के
पेट के अंदर जो है वो भी मिलना चालू होगा और आपकी फसल स्ट्रांग और स्टाउट अच्छी बनेगी। और इधर यदि फसल के अंदर ताकत रही तो ये रोगों को आने नहीं देती। इसमें आपको एनपीके में जैविक में जाना है तो बूस्टर का एनपीके बूस्ट डीएक्स जो है ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये आप ले सकते हो। येलो मोजैक कई कई जगह चालू हो गए। यदि येलो मोजैक के पौधे दिखना चालू हो गए होंगे खेत के अंदर या कई ऐसे अलग अलग दिखते होंगे, छोटे छोटे जगह पे दिखते होंगे एक या दो, तो मेरा पहला आपको सुझाव ऐसा है कि उसको आप उखाड़ो, गोन के अंदर भरिए और बाहर जाके दबाइए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। पहला काम तो ये करिए। उसके बाद में आपको वो जो उसका जो प्रसार है वो सफ़ेद मक्खी से है तो आपको ओडाजी एक्स्ट्रा या तो SLR 505 40 मिली से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको जो मैंने रोगों के बारे में बताया, कॉलर रॉट, चारकोल रॉट और ये, इसका प्रतिबंधात्मक यदि आप काम करते हैं तो आपको इसका सामना करना नहीं पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा भी आपका कम हो सकता है। इसके लिए इसका पहले ही बंदोबस्त करेंगे आप तो आपको आपका फायदा अच्छा हो सकता है। एरियल लीफ ब्लाइट अभी कहीं की ये सब जो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, मैंने कॉलर रॉट बताया, चारकोल रॉट बताया, येलो मोजैक और एरियल ब्लाइट, ये जो सब आपको जो मैं रोग बता रहा हूँ सोयाबीन के ऊपर के, ये ऑलरेडी आज के कंडीशन में कहीं कई जगह दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको एरियल ब्लाइट पहचानना है तो कैसा है, पत्ता ऐसा सूख जाता है, बीच में भी ऐसा सूख जाता है और ये सूखने के बाद क्या होता है, इसका जो कॉलर है ये काला पड़ जाता है ऐसा पूरा। और जनरली जो रोग आते हैं उसके अंदर पीला होता है, पीले के बाद में फिर वो ब्राउन कलर का होता है, पर इसके अंदर काला पड़ता है। अब ये काला पड़ने और ऐसा दिखाई पड़ा आपको तो कई जगह क्या होता है, ऐसा कभी दिखाई पड़ा तो नहीं, कोई तो भी ये अपना अन्न द्रव्य की कमतरता है, सूक्ष्म अन्न द्रव्य का कमतरता है या विद्राव्य दुय्यम अन्न द्रव्य की कमतरता है करके वो लेते हैं, उससे जाता नहीं है। तो पर ये एरियल लीफ ब्लाइट है, इसके लिए आपको नेजो सुपर या तो एमिस्टर स्टॉप 20 मिली प्रति पंप 20 लीटर का पंप, इसका इस्तेमाल आपको करना है। और वो यदि करते हैं तो ये प्रतिबंधात्मक यदि आप सब करते हैं तो आपको, मैं वही बोल रहा हूँ कि सोयाबीन के ऊपर जो कुछ भी रोग आएंगे उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा तो बहुत सारा खर्चा भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपने कुछ फफूंदीनाशक उसके ऊपर छिड़काव किया हुआ है। अब हुमनी, गिडार बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको गिडार बोलते हैं, ये भी अल्ली इस साल बहुत है। यदि ये आपको दिख रही है और आप तो ज़मीन में पानी नहीं डाल सकते, ड्रेंचिंग नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा क्या करने का है, ज्वार का आटा या रेत या बारीक मिट्टी या बारीक खाद, इसके अंदर कार्बोफ्यूरॉन या तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो मिला के 1 एकड़ में फेंक दीजिए। मैं तो बोलूँगा कि आप रेत, खाद या बारीक मिट्टी यही लीजिए। आप यदि ज्वार का आटा लेंगे या कुछ करोगे, ये बताया जाता है, बताना पड़ता है, पर यदि पक्षियों ने खा लिया तो पक्षी मरना चालू हो जाएंगे। उससे बेहतर है एक तो बारीक रेत एकदम, या तो बारीक मिट्टी या तो बारीक खाद, इसके अंदर आप कार्बोफ्यूरॉन और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड को डाल दीजिए और 1 एकड़ में आप जमीन के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। हुमनी का जो इल्ली है, ये यदि आप छिड़काव करते हैं तो इल्ली शाम के टाइम में ऊपर आती है और वो इल्ली को यदि ये उसके जबान में चला गया कि वो मरना चालू हो जाती है। निराई गुड़ाई कब तक करें? फूल आना शुरू होने के बाद संभवतः निराई गुड़ाई करने से बचे, नहीं करना चाहिए। एक बार सोयाबीन के ऊपर फूल आना चालू हो गया तो कोई निराई गुड़ाई या मशागत नहीं करना चाहिए उसको। यदि आप करोगे तो फूल भी झड़ोगे या तो फंटियाँ भी टूटेगी और आपका सोयाबीन थोड़ा सा आगे चला जाएगा, उसके फूल लगना लेट हो जाएंगे, फसल थोड़ी सी लंबाई ले सकती है।
विभिन्न अवस्था में इल्ली कौन सी कीड़ सोयाबीन के ऊपर आती है। एक ये लक्षणड़ी बोलते हैं इसको, तंबाकू वाली बोलते हैं, एक है ये जिसको बालों वाली की अल्ली बोलते हैं इसको, और ये जो है सेमिल ऊपर है ऊंट अल्ली बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको सिंजो 10 मिली या तो मस्केट या विटारा प्लस या तत्सम इसके टाइप के जो कुछ भी आपको दवाइयाँ बाजार में मिलती है वो आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। इल्ली के लिए आपको छिड़काव करना है, यदि आप दिन भर यदि पूरे बादल है तो कर सकते हो, या धूप है तो आपको एक तो सवेरे 10 बजे के पहले या तो शाम को 4 या 5 बजे के बाद में, ताकि इल्ली का कंट्रोल आपको ये दवाई से अच्छा मिलेगा। बाद में रस चूसने वाली कीड़ आती है, जो अभी ऐसे मौसम के अंदर बहुत सारे जगह पे सोयाबीन के ऊपर महुआ है, और महुआ बोलने के बाद में आपको एक तो अंतर प्रवाही जो दवाई बोलते हैं कि जो पत्तों में जाती है, जो झाड़ में समाई जाती है, वो क्या लेना है, या तो आपको ऊपर से इमीडिएट मारना है तो आपको स्पर्शजन्य जो दवाइयाँ होती है उसका छिड़काव करना जरूरी है। अब उसके अंदर क्या है, सरेंडर या तो पांडा सुपर, नहीं तो आप रियांस ले सकते हैं, सुपर कॉन्फिडोर ले सकते हैं, कॉन्फिडोर ले सकते हैं, या तो डाइमेथोड में रोगर ले सकते हैं, डिज़ायर ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आप जिसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि सफ़ेद मक्खी दिखाई पड़ रही होंगी और येलो एंड मोजैक का कहीं पौधा दिखाया होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे सफ़ेद मक्खी है, उसके लिए ओडाची एक्स्ट्रा या तो SLR5 या आप इसका उपयोग करिए और ये कीड़ को कंट्रोल में करना चाहिए। बाद में रोग जो आते हैं, मैंने जो पहले बताया आपको, तांबेरा आता है सबसे। तांबेरा कब आता है, ये तांबेरा जहाँ पे बारिश फलियाँ है, फूल ज़्यादा है, और उस टाइम में झाड़ की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उसका बहुत सारा जो अन्नरस है वो अपने फूल और फलियों की तरफ जाता है, फिर उसके अंदर फिर तांबेरा वहाँ पे आता है। उसके बाद में चारकोल रॉट आता है, एरियल ब्लाइट आता है। मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। यदि आपको तांबेरा होता है तो उसके लिए डाइथेन-Z 78 एक अच्छी दवाई है, या तो अवतार मार सकते, या तो आप में सिस्टेमिक में जाते हैं तो प्रोपिकोनाजोल, उसमें प्रोपिको आता है, सुखई हेक्साकोनाजोल, कॉन्टॉप प्लस आता है, या तो विसल या हरू करके दवाई मिलेंगे आपको, तत्सम में आप ऐसा डाल सकते हो। इसके जो प्रमाण जो है ये पूरे 20 लीटर पानी के लिए बताए गए हैं। एरियल ब्लाइट के नाइजोसुपर या एमिस्टार डाल दीजिए। चारकोल रॉट के लिए क्रिप्टॉक्स, रेडोमिल गोल्ड या एलिएट 40 ग्राम। ये जो पहले भी बताया ये दोबारा बता रहा हूँ, अलग अलग करके बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको ये जो दवाई बताई गई इसके ही बराबर की जो मार्केट में उपलब्ध होगी वो लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलती तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्रिप्टॉक्स नहीं मिलता तो रेडोमिल गोल्ड लीजिए, रेडोमिल गोल्ड नहीं तो अलिएट लीजिए। नाइजो सुपर नहीं मिलता है तो एमिस्टर टॉप लीजिए, एमिस्टर टॉप नहीं मिला तो नाइजो सुपर लीजिए। बाद में वहाँ पे प्रोपिको नहीं मिला तो प्रोपिकोनाजोल में टिल्ट है, रिजल्ट है। सुखई में आपको कॉन्टॉप है, कॉन्टॉप प्लस है, हेक्साकोनाजोल मिलेगा, विसल्प में हरू मिलेगा। खाद का उचित प्रयोग कम वृद्धि के लिए जो है 20-20-0-13 या ये पहले करना चाहिए, ये अभी बता रहा हूँ, अगले टाइम में आप इसको ख्याल रखिए। यदि क्रॉप का मध्यम वृद्धि है अभी तो आप DAP 12-32-16 या 14-35-14 बो सकते हो। पर क्रॉप को यदि फूल आना चालू हो गया होगा, क्रॉप ढक गया होगा तो इसका उपयोग ना किया तो चलेगा। बाद में सल्फर दानेदार 10 किलो या तो सल्फाबुश 2 किलो ये आपको देना है। बाद में सोयाबीन का खाद का उचित उपयोग करना है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग या तो म्यूरेट ऑफ पोटैश। यदि आपने ये किया नहीं होगा तो सबसे बढ़िया बताता हूँ कि नैनो यूरिया और नैनो DAP आता है, और वो आने के बाद में आपको उसका छिड़काव भी करेंगे तो भी काम चलेगा। या तो 1261-0 का छिड़काव कर सकते हैं, 13-0-45 का छिड़काव कर सकते हैं, 19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपका खत की मात्रा
कम पड़ी हो तो छिड़काव से आप उसका काम ले सकते हो। तो आपको जैविक खाद में यदि जाना है तो नत्रस पुरत पालाश की बैक्टीरिया आती है बाजार के अंदर, वो लीजिए आधा किलो प्रति एकड़, अच्छे कंपनी की लीजिए। यदि एनपीके बूस्ट मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप उस धरती की कोई भी आप खाद ले सकते हो। और फूल फली लगने की अवस्था होगी तो पी बूस्ट बोले तो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, वो भी और बहुत सारे कंपनी का है। जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं बाजार में जैविक उत्पाद देने वाली, उसका आप ले सकते हो। और फलियां भरने की अवस्था आ गई तो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये दोनों का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपको फली की साइज, फली के अंदर का दाना और दाने में का जो तेल होता है, ऑयल परसेंटेज, उसकी आपको बढ़ोतरी मिलेंगी। उसी के कारण आपको वजन मिलेगा या एवरेज मिल जाएगा। तो आप जैविक में ये वापर सकते हो। मेरा तो आपको एक सलाह है कि आप यदि जैविक खाद वापरते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। जैविक खाद का यदि आप बराबर इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं शुरुआत से, तो आपको एक खाद जो है ये 30 से 40% कम कर सकते हो आप लोग। तो जैविक खाद में इतनी बड़ी ताकत है। छिड़काव, पहला छिड़काव क्या लेना चाहिए? रेज, राउडी, अलीका, टाटा मोनिका, कोबरा, ये इसमें से कोई भी एक दवाई ले सकते हैं 20 मिली प्रति पंप की। कम वृद्धि और पीलापन होने के बाद यदि इसके साथ में अपना जो फसल है वो कम वृद्धि है, पीलापन ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एमिनो एसिड, फुलविक एसिड, पेप्टाइड बेस वाले ले सकते हैं। रिफ्रेश है, टॉपअप है, इसाबियन, टाटा बहार। उसके अंदर आपको मैंने जो बताया कि 1919 19 125 ग्राम पंप में डालना है। दूसरा छिड़काव में आपको अली का आता है, उसके अंदर राउडी, सिंजो, मस्केट, सरेंडर, पॉलिटेंसिया, पोफेक्स सुपर 40 मिली। यदि आपकी अमावस के बाद फवारनी आती है तो सबसे अच्छा है आपको कि सरेंडर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उचित वृद्धि है होना चाहिए आपको तो जेप और फंटैक प्लस पर 1261 कम वृद्धि होने पर सुकई कॉन्टॉप ले सकते हो, उसके अंदर टॉपअप डाल सकते हैं। अधिक वृद्धि होने के ऊपर यदि ज़्यादा पौधा आ गया तो उसके ऊपर प्रोपिको, टिल्ट, आवश्यकता अनुसार बोरॉन ले सकते हैं। आप इसमें से जो कुछ भी आपका फसल कैसा है उसके ऊपर आपको दवाई लेनी है और छिड़काव करना चाहिए। संयोग का उचित उपयोग, सोयाबीन के अंदर जो संयोग वापरे जाते हैं उसका कौन से टाइप पे कौन सा संयोग लेना। संयोगों में यदि फूल है तो जेप 15 मिली से लीजिए आप, और फूल बढ़ेंगे। फूल और छोटी बल्लियाँ है, चलप है तो रायबा लीजिए। रायबा का काम क्या है? फूल में से चलप में लाना, और चलप होगा तो उसको जल्दी से फल्ली बनाना। यदि आपका आखिरी है और चलप बन गया है, फल्ली बन गई है, तो आपको भरारी लेना है। भरारी से क्या होगा? उसके अंदर के दाने की वृद्धि होगी। दाने की वृद्धि होने से क्या होगा? वजन मिलेगा। और घुलनशील खतों के अंदर 1261 फूल आने पर और छोटी फली अवस्था में 05234 या तो बिग बी 125 ग्राम प्रति पंप, ये आपका छिड़काव। ये इस टाइप से यदि आप छिड़काव कर सकते हैं संयोगों का, तो आपको भी फसल में वृद्धि मिल सकती है। जैसा कीटकनाशक के साथ में आप ये वापर सकते हैं। यदि कीटकनाशक की ज़रूरत नहीं है, फफूंदीनाशक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको वापर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वृद्धि, आपके फसल के अंदर आपको वृद्धि मिल सकती है। अभी ये हो गया सोयाबीन के बारे में। इसके अंदर आपको जो कुछ भी सवाल होंगे तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। कुछ भी आपके दिल में आता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, कमेंट में आप डालिए। कमेंट में आपको उसके जवाब देना चालू हो जाएंगे। अभी कपास के लिए बात करेंगे। अभी कपास के लिए आपको क्या करना है? क्रम वृद्धि वाले छोटे लाल पीड़े पड़े हुए कपास के मजबूत और सर्वांगीण विकास होने के लिए बोले तो उसने बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नत्रस पुरत पालाश की बैक्टीरिया, जैविक खाद। यदि नहीं मिला नत्रस पुरत पालाश का अच्छा कोई, तो एनपीके बूस्ट डीएक्स है, उसके अंदर आप राइजर या तो ह्यूमिसिल या ह्यूमेट डाल सकते हैं, प्लस 1919। ये 1 एकड़ का पूरा डोज है। आप 1 एकड़ के इससे पूरा इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये देखो कैसा ड्रेंचिंग कर रहा है। इस टाइप से आप पूरा पौधों को छोड़िए।
आपको 6वें 7वें दिन पौधा ऐसा से ऐसा मिल जाएगा। तो ये करना जरूरी है। अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये कपास के ऊपर आज के कंडीशन में हरा तुड़तुड़ा सबसे ज़्यादा है। महुआ थोड़ा कम हो गया, पर हरा तुड़तुड़ा इतना ज़्यादा है कि वो अभी कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। अब इसके अंदर गलतियां कैसी होती है? गलतियां ऐसी है कि आपका छिड़काव का जो चल रहा है वो पंप वाला चलता है, ये लेता है, ऐसा चलता है, वो भागता है, लगा दवाई आई नहीं आई मालूम नहीं। एक गलती है, दवाई का चयन बराबर है कि नहीं ये गलती है। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी वाले लोग खेतों में जा रहे हैं, वो भी काश्तकारों को कुछ कम ज़्यादा करके ये नहीं वापरो ये वापरो ये, उसमें अपने काश्तकार भाई थोड़े से जंबल में है अभी। तो इसके लिए जो मेरे अनुभव से मैं आपको दे रहा हूँ, लैम्ब्डासाइलोथ्रिन प्लस प्रोफेनोफॉस सबसे बढ़िया। इसके अंदर क्या होगा, ये भी जाएगा और फूल कीड़ा आया होगा तो वो भी जाएगा। और उसके अंदर बोरिक पाउडर प्रति 15 ग्राम प्रति पंप का इस्तेमाल करेंगे। यदि हरे तेले का प्रमाण अधिक हो तो 15 दिन में 2 बार, 12 दिन में 2 बार छिड़काव कर। यदि ये बहुत सारे हैं, अभी कंट्रोल नहीं आ रहा, मालूम नहीं पड़ रहा आपको, आज मारने के बाद में 100 में से 50 मरे, ये 40 मरे या 70 मरे, मालूम नहीं पड़ता आपको, पर तो आपको दिखते हैं मरे नहीं। तो आपको यही कॉम्बिनेशन, कोई बदलने करने का, सेम कॉम्बिनेशन आप उसको आज मारने के बाद में 6वें या 7वें दिन दोबारा मारिए, आपका 80% कंट्रोल मिल जाएगा। 80%। ये क्यों डबल मारने लगा रहा हूं? ये दवाई का विषारी जो पन होता है, विष जो होता है, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और वो कीड़ को मारने के लिए काम करता है। अब इसके अंदर क्या है, प्रोफेनोफॉस में जो ट्रांसलामिनार एक्शन बोलते हैं इसको, स्थानीय अंतर पर ये मारने के बाद में नीचे से भी जाएगा, उससे मर जाएगा। बोरिक पाउडर से क्या होता है, रिपेलेंट एक्शन बोलते हैं। रिपेलेंट एक्शन में क्या होता है, वो उसको खाने नहीं देती, तो इसके लिए उसको मरना चालू होता है। आप ये करो। कपास में खादों का उचित उपयोग। कपास के अंदर आपको बुआई के 30 से 35 दिनों में यूरिया 1 बैग, सल्फर उसकी बढ़ोतरी होना चाहिए। बुआई के 50 दिन के बाद में DAP आधा बैग, पोटैश आधी बैग, यूरिया 1 बैग देना चाहिए। और बुआई के 75 दिन के बाद में यूरिया आधा बैग और बिग बी। अब इसके अंदर जो आपको खाद बताए गए हैं, समझो DAP बताया, आप 10-26-26 ले सकते हैं, 9-24-24 ले सकते हैं, 8-21-21 है, 15-15 है, 19-19 है। जो आपको उर्वरक उपलब्ध होगा वो ले सकते हैं। मैं आपको इतना बोलूँगा कि यदि ये उर्वरक आपको एक गोनी देना है पूरे कपास को, तो आप उसको 4 विभाग में दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा दीजिए ताकि कपास भी अच्छा रहेगा, उसकी उपज भी अच्छी आएगी आपको। इसके बावजूद आपको क्या करना है, जैविक खाद का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हर खाद देने के बाद में आपको 5वें-6वें दिन जैविक खाद का उपयोग करो। पहले नत्रस्फुरत पालाश के बैक्टीरिया लीजिए, उसके अंदर बूस्टर का NPK बूस्ट DX आता है। 60 दिन के बाद में आपको फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो आती है वो लीजिए, उसमें इनका बीबूस्ट DX और KLF DX का ड्रेंचिंग करिए। और 80 दिन के बाद में सिर्फ आपको NPK बूस्ट DX 500 ग्राम लेना है। वहाँ पे क्यों लेना है, वहाँ पे टिंडे जब आए हुए रहते हैं, टिंडों का वजन बढ़ाना है और कपास को, झाड़ों को हेल्दी रखना है, सशक्त रखना है। इसलिए नत्र चाहिए करके NPK बूस्ट DX या तो नत्रस्फुरत पालाश का कोई भी अच्छे कंपनी का जैविक खाद आपको उपयोग करना जरूरी है। जैविक खाद आप यदि बराबर यूज़ करते हैं तो ये खाद आपका 30% करीब करीब कम होता है। इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूँ कि आप जैविक खाद का उपयोग करो, जैविक खाद का उपयोग करो। ये हो गया कपास के खाद का ही। अभी कपास में खाद देना हो तो कैसा देने का है? यदि खाद देना हो और नाइट्रोजन की कमी होती तो आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, या तो 20-20-013 या 24-24-08 डाल सकते हो। यदि तीसरी खुराक हो तो 9-24-24 जो मैंने अभी बताया 8 से 10-26-26 दे सकते हैं। इसके साथ में आपको सल्फर WDG वाटर डिस्पर्सेबल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसको, पानी में घुलने वाला 80% का जो सल्फर है, जो बूस्टर का सल्फा बूस्ट नाम से आता है, और 3-4 कंपनी का आता है। एक सैंडोज
सिंजेंटा का आता है, रैलिस का आता है और सल्फर मिल का आता है। वो 80% वाला सल्फर आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसका कारण एक ही है कि सल्फर से जो खाद जो है वो एक्टिव होते हैं और ज़मीन की चय पचन क्रिया बोलते हैं अपन, वो सुधारी जाती है और आपका फसल जो है वो अच्छी हरी बन जाती है। इसके बाद में हुमनी, अभी अपन ने सोयाबीन में बताया मैंने आपको हुमनी के बारे में। आप बोलेंगे सर आपने तो उसमें रेत में डालो, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालो, कार्बोफ्यूरॉन डालो, बराबर है, क्योंकि वहाँ पे अपन ज़मीन में डाल नहीं सकते क्योंकि अपना सोयाबीन पूरा खेत ढका हुआ है। पर कपास के लिए आप उसके जो लाइन है, उसकी जो आपने बुआई की है, वो बेड के ऊपर आप डाल सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं, पांडा सुपर या तो एक्टारा या तो रियांस, यदि ये नहीं मिला आपको तो रेज और राउडी एम्प्लीगो ले सकते हैं। प्रति एकड़ का इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल आप जो यहाँ पे आपको मात्रा बताई हुई ये मात्रा में करना जरूरी है। इसके कारण क्या होगा, वो हुमनी अल्ली जो है ये पूरी की पूरी मर के ऊपर आएगी। पर इसका उपयोग कब करना है आपको, शाम के टाइम में करोगे तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि शाम के टाइम में ये जो गिडार बोलते हैं इसको हिंदी में, ये जो हुमनी अल्ली है ये ऊपर आती है। ये ऊपर आने के बाद में वो दवाई लग गई कि वो मरना चालू होती है और बाहर आके मरती है, अंदर नहीं मरती है, बाहर आके मरती है। यदि आपको जैविक नियंत्रण में जाना है तो बैसियाना बिवेरिया प्लस मेटाराइजम 1-1 किलो इसका पानी करके आप जमीन में डाल दीजिए। आपको दो में से कुछ भी, एक तो रासायनिक लीजिए या तो जैविक लीजिए, जो आपको वहाँ पे अच्छे से मिलेगा, अच्छे कंपनी का मिलेगा वो लीजिए और इसका उपयोग करिए। ये उपयोग आपको हर 1 से सवा महीने में 2 बार तो भी कम से कम करना पड़ेगा। तो हुमनी इल्ली आपकी रुक जाएगी। कपास का छिड़काव, पत्ते आना शुरू हो गया, अमावस्या के बाद का छिड़काव, ये छिड़काव बहुत ज़रूरी है। अमावस्या के बाद में छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कल की रात और आज की रात ये अमावस्या की रात है। ये यहाँ इसी रात के अंदर जो इसके पतंग होते हैं इल्ली के, मेल और फीमेल, इसका मिलन होता है पूरा अंधेरे रात में और मिलन होने के बाद में वो अंडे देना चालू हो जाती है। अंडे कहाँ दिए जाते हैं, एक तो जो आपका पौधा अच्छा ऊपर जो बिल्कुल कौला होगा वहाँ पे, या तो फूल के अंदर। तो ये आज की कल की रात गई और आज की रात आपको ये छिड़काव कम से कम 13 या 14 तारीख को ये छिड़काव कर सकते हैं। तो आपको ये इल्ली का अमावस्या का छिड़काव, मैंने आपको पहले ही बताया कि कपास पर आने वाली 12 तारीख की अमावस्या का छिड़काव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अमावस्या कल रात आज रात आपको 14 या 15 तारीख, कल या परसों 2 दिन के अंदर आपका अमावस्या का इल्ली का लिए छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सरेंडर, पॉलीट्रिन सी, प्रोफेक्स सुपर 3 में से जो कुछ भी मिलता है वो 40 ml प्रति पंप, उसके साथ में सल्फर WDG 30 ग्राम प्रति पंप से आपको छिड़काव यदि कर सकते हैं तो आपको जो इल्ली आने वाली है, जो अंडे में से इल्ली बाहर पड़ने वाली है, उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, यदि पौधा बढ़ गया है, जिसकी फसल पहले लगाई भी है मई में, उसमें टाइम में अभी पौधे बहुत बड़े हुए हैं, तो उसके टाइम में क्या करना है, आपको उसको रोकना है। तो 75 दिन के फसल के लिए आपको लियोसिन 4 मिली से डाल के उसको आप रोक सकते हैं। उस रोकने से क्या होगा, पत्ते हरे रहेंगे और पौधे की नीचे की जो डालियाँ है वो अच्छी बनेगी और टिंडे भी अच्छे बन जाएंगे आपके। बाद में लाइट ट्रैप, आपको इल्ली के लिए जो पतंग होते हैं, ये अमावस्या के दिन बोलो या पहले दिन कोष में से बाहर निकल जाते हैं
उसमें से बाहर निकलने के बाद में फिर उनका वो कार्यक्रम अमावस्या के दिन चालू हो जाता है, मेल फीमेल का मेटिकेशन। वो मेटिकेशन के बाद में फिर वो अंडे डाल सकती है। एक फीमेल 6 से 7 बार मेटिकेट कर सकती है, जो मेल है वो एक ही बार कर सकता है। तो आप इसके लिए क्या करना है, लाइट ट्रैप यदि आप लगा सकते हैं तो सबसे अच्छा, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा लाइट ट्रैप लगाने से। तो लाइट ट्रैप अभी आप लगाना चालू कर दीजिए, और ये लाइट ट्रैप करीब करीब सितंबर महीने तक आप यदि चालू रहेंगे तो आपको बहुत सारी कीड़ पतंग भी आएंगे, और कुछ जो बग्स होते हैं जो कपास के लिए हानिकारक होते हैं वो भी उसके अंदर मर जाएंगे। अभी जो गुलाबी बोंडली जो बोलते हैं उसका ही प्रकोप ज़्यादा होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर अलिया होती है, ये सबने फेंक के निकाल दिया। और जब कभी अलिया को आपको बंदोबस्त टाइम पे नहीं किया तो ये अली क्या करती है, वो जो फूल के पाकड़ी जो होती है इसको पूरा ऐसे गोल कर लेती है और अंदर अपना उसका काम करता है। तो इसको ढूंढो, तोड़ो और बाहर जाके फेंक के उसको दबा दो। इससे क्या होगा, एक पीढ़ी आप खत्म कर सकते हैं इल्ली की। पर आगे के लिए आपको लाइट ट्रैप लगाना जरूरी है, और छिड़काव ये करने के बाद में भी आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, और छिड़काव यदि आप शाम के टाइम में करते हैं तो आपको ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कवर अच्छा मिलेगा, और आपने जो छिड़काव किया हुआ है उस जो आपके खर्चा हो इसके मुबदला आपको अच्छा मिल सकता है। निराई गुड़ाई कपास के अंदर आखिरी के इसमें निराई गुड़ाई करते टाइम में पहले खाली बखर चलाने का है, उसके बाद में उसको रस्सी बांध के उसकी मट्टी आपको पौधों को लगाने की है, ताकि नीचे की ज़मीन भुसभुसित रहेगी और उसमें हवा खेलती रहेगी और पौधे की वृद्धि चालू रहेगी। यदि अभी ये महीने में जो लेट कपास जो लगाई गई है उसको अभी पाता आना चालू हो गया है। अभी पाता आना चालू होने के बाद में आपको ये महीने के आखिरी के इसमें सत्र में इसकी पातें गलना चालू हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना है, प्लानोफिक्स 5 मिली से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताकत यदि बढ़ाने की है तो आप खाद और टॉपअप या तो टाटा बार या तो बायोजाइम इसका स्प्रे ले सकते हैं, जाके झाड़ों के अंदर ताकत रहेगी और आपकी ये पाती जो है वो कलियाँ जो है वो नीचे झड़ना कम हो जाएगी। अभी आपको कपास के बारे में और सोयाबीन के बारे में पूरी मालूमात दी गई है। इसके अंदर आपके जो कुछ भी होगा कमेंट के अंदर आप प्रश्न डाल दीजिए, सवाल डाल दीजिए, उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे। अभी आरआर के बारे में अभी आज की जानकारी ऐसी है, आरआर जब निकलता है तो वो पीला ही निकलता है, उसका एक खानदानी टेंडेंसी बोलते हैं उसको, वो है। फिर भी इसके लिए आरआर के ऊपर सबसे बड़ा काम होता है, क्या होना है, मर जाना है, पौधे ने मरना है, मर रोग बोलते हैं उसको। उसके लिए ट्राइकोबुश डीएक्स है, कोई भी अच्छे कंपनी का ट्राइकोडर्मा लीजिए। उसके साथ में यदि आपके पास बजट होगा तो एनपीके बुश डीएक्स डाल दीजिए, या तो नत्रस्पुरत पालाश के बैक्टीरिया लीजिए, उसकी बढ़ोतरी होगी और मर रोग का प्रकोप कम होगा। बाद में व्हाइट गोल्ड पैटर्न, इससे यदि आप आरआर करते हैं तो बुआई की है तो शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए 25 दिन, 50 दिन और 75 दिन के अंदर एक तो उसका थिनिंग कर सकते हैं। जो ऊपर के जो आता है ये देखो अभी कटाई चल रही है, और ये आप करेंगे तो आपको नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी, ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी तो आपका उपज ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी टाइम में आपको उसका थिनिंग भी करना है। बोले तो पौधा आपको 1 फीट के ऊपर एक पौधा रखने का है, और उसके बाद में आपकी ये कटाई करने की है। अब पीली पड़ गई आरआर, बहुत जगह साहब पीली पड़ गई, क्या करो, 19 पर एनपीके बुश, ट्राइकोबुश और ह्यूमिसिल और राइजर, इसका आप ड्रेंचिंग करिए, वो हरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आरआर में मर रोग और शाखाओं का विल्ट, ये ट्राइकोबुश डीएक्स आधा किलो प्रति एकड़ ड्रेंचिंग जरूरी है आपको। ये आप हर 1.5 महीने के तक करिए तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। इसके लिए कोई भी रासायनिक दवाई काम करती नहीं है।
आपको जाना है तो वो आपको जैविक में ही जाना है। इसके बावजूद जो ब्लाइट आता है, शाखाओं का सूखना, ये देखो अभी ये लेटेस्ट है, ये अभी इस साल का है, ये ऐसा कोई पुराना पिक्चर नहीं। इसके लिए आपको वो शाखाओं पर से छिड़काव यदि गिरता है तो ही वो कंट्रोल में आता है, नहीं तो नहीं। उसके लिए आप क्रिप्टॉक्स लो या तो रेडोमिल गोल्ड लो या तो एलियट लो, 40 ग्राम प्रति तने पर छिड़काव करना जरूरी है। आपको मर रोग से बचाना है तो उसके लिए ट्राइकोबूस्ट डीएक्स, और वृद्धि लेनी है तो एनपीके बूस्ट डीएक्स। यदि विल्ट को रोकना है, शाखाओं का विल्ट है, तो उसके लिए आपको क्रिप्टॉक्स, रेडोमिल, एलियट, इसका आप तने पर आप छिड़काव करिए, जाएगा। उसके बाद में ये स्टेम कैंकर बोलते हैं इसको, तने पर दाग आते हैं, ऐसे गठान आती है इसको, ऐसे इस पर से। तो इसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन, इसके ऊपर छिड़काव यदि होता है, यदि ये कहीं पे भी दिखाई पड़ा तो ये आपको लेना जरूरी है। अब इसके बाद में और एक बांझ रोग आता है तो अरहर के ऊपर, वो अभी आपको सितंबर महीने में आपको दिखाई पड़ेगा। बांझ रोग के अंदर पौधा पूरा हरा गच हो जाता है, उसको आपको कहीं फूल नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखते। यदि ऐसा कहीं भी एक आध दो पौधे आपको दिख जाते हैं, वो माइट्स के प्रकोप से होता है। और उसके लिए माइट्स के लिए आपको माइटिसाइड में मैजिस्टर है, ओमाइट है, सल्फर WDG है, इसका यदि आप उपयोग कर सकते हैं तो वो रोग के लिए भी आप प्रबंधन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। अभी ये पत्ते को राउंड करने वाली जो अल्ली है, ये भी है, इसके लिए आपको पांडा सुपर और अच्छी बढ़ोतरी होना तो इसाबियन, टाटा बार, टॉपअप ये ले सकते हैं। उसके बाद में हुमनी अल्ली के लिए मैंने आपको बता दिया, जो कपास में बताया वही कंट्रोल यहाँ पे भी है, वो आप कर सकते हैं। अभी मक्का के बारे में जानकारी, मक्का के अंदर फॉल आर्मी वर्म ये सबसे बड़ा एक सर दर्द है। फॉल आर्मी वर्म का अटैक जैसा ही पौधा आखिरी के पत्ते के ऊपर आता है, जहाँ पे भुट्टा गिरता है और ऊपर का तूरा गिरता है, उसके पहले ही इसका प्रकोप होता है। और ये आपको जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मकई के अंदर बहुत कम पैमाने में काश्तकार अंदर घुसता है। और यदि ये एक बार कभी ज़्यादा चालू हो गया तो इसको कंट्रोल में लेना तकलीफ वाली बात है। इसके लिए पहले से ही बता रहा हूँ मैं, जब मक्का आपका 1.5 से 2 महीने का हो जाता है, उसके बाद में यदि आप ये छिड़काव बराबर करते हैं तो आपको ये अली को आप कंट्रोल में ले सकते हो। उसके लिए आपको विटारा प्लस, बैराजाइड या तो ईमान, प्रोक्लेम, EM1, पांडा, इसके साथ में पांडा सुपर या तो हमला। पांडा सुपर और हमला क्यों? इसके साथ में इसके अंदर गैस पॉइजन है। क्लोरोपाइरिफॉस यही एक ही ऐसी दवाई है मार्केट में आज के, जो आज गैस पॉइजन बोला जाता है, वो एक ही है, क्लोरोपाइरिफॉस। यदि वो लेते हैं तो उसके गैस से वो अली मर जाती है। या तो राउडी, एम्प्लीगो, मस्केट बिल्लो, इसमें से कोई भी जो आपको उपलब्ध होगी वो दवाई आप इस अली के ले सकते हैं। इसका छिड़काव आपको 2 महीने के बाद में रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मक्के का बुआई बहुत ज़्यादा होने लगी है, मक्के के ऊपर मक्का, मक्के के ऊपर मक्का आ रहा, तो ये विल्ड लोग भी चालू हो गया। इसके लिए पिक्सेल या तो रोको या तो क्रिप्टॉक्स, रेडोमिल, एलियट, इसमें से कोई भी एक दवाई आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। और इसके बाद कम से कम 10 दिन के बाद में, ये डालने के बाद 10 या 15 दिन के बाद में ट्राइकोडर्मा आधा किलो या तो ट्राइकोबूस्ट डीएक्स आधा किलो, या तो कोई भी दूसरा ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 किलो लेना पड़ेगा। वो आपको जमीन में डालना पड़ेगा इसका रोकने के लिए। खाद देते समय जिंक सल्फेट बहुत ज़रूरी है। यूरिया 25 किलो प्लस जिंक सल्फेट और एनपीके बूस्ट डीएक्स आधा किलो, या तो नत्र स्फुरत पालाश की बैक्टीरिया आप दे सकते हैं। 50 दिन के बाद में यूरिया 50 किलो, पी बूस्ट और के लिफ्ट। क्यों? मैं जब भी आपको बोला है कि 2 महीने के बाद में, तो भुट्टे को अंदर उसका जब बनना चालू होता है उस टाइम में पोटैश और फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। उस टाइम यदि आप फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और
पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया देते हैं तो आपको बाकी के पोटैश और फॉस्फेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका भुट्टा जो है मकई का वो अच्छे से बाहर आएगा, ताकतबाज बाहर आएगा। तो ये आपको इस टाइप से खाद का प्रबंधन करना है। ये आपको मैंने पूरे चारों फसलों के बारे में बताया। इसके अंदर आपको कोई भी अड़चन आएगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सवाल डाल सकते हैं, उसके आपको ज़रूर से ज़रूर हम आपके उसके उत्तर दे देंगे। नमस्कार, जय हिंद।